Hey, what is up everybody? कैसे हो आप सब? आई होप यू आर ऑल डूइंग रियली रियली वेल। एंड आपका जो कल ऑडिट का पेपर था, बड़ा तड़कता भड़क सारा पेपर आया, और स्पेशली एमसीक्यूज में आपको थोड़ी सी ज़्यादा बच्चे बोल रहे थे कि सर 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 समझ नहीं आया, सर कैसे होगा क्या होगा। आज के इस वीडियो में हम आपके सारे एमसीक्यूज को डिस्कस कर लेंगे। बहुत ज़्यादा टाइम मिलूंगा आपका, शॉर्ट में डिस्कस कर दो क्योंकि मुझे पता है कि आपका अगला पेपर भी है। तो अभी के लिए हम इसको एक बारी फटाफट फटाफट डिस्कस कर लेंगे ताकि आपके माइंड से ये चला जाए कि मेरे कितने नंबर बनने चाहिए थे। ठीक है जी। अगर आपको डिटेल में ये सारे एमसीक्यूज डिस्कस करने हैं तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। आपको कुछ डाउट हो 9817664456 इस नंबर पे आप मुझे कनेक्ट कर लीजिएगा। कोई भी डाउट दिक्कत परेशानी हो, किसी भी एमसीक्यू से रिलेटेड समझ ना आए, दिमाग में कुछ घूम रहा हो, तो आप मेरे को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। हम पढ़ना शुरू करते हैं एक एक करके। सबसे पहला आपका एमसीक्यू था। देखो यार, तुम्हारे 2-3 एमसीक्यू के सेट आते हैं, तो मेरे पास एक बच्चे का एमसीक्यू का सेट है। इसके हिसाब से अपने क्वेश्चन ढूंढ लेना कि ये वाला क्वेश्चन तुम्हारे कौन से उसमें है। क्वेश्चन सब में सेम ही है, बस ऑर्डर अलग है, नंबरिंग अलग अलग है। पहला था कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है अबाउट एलएलपी। तो एलएलपी के बारे में इसमें आंसर आना चाहिए था 3 में ये लिखा है कि एन एलएलपी वुड बी रिक्वायर्ड टू फाइल एन एनुअल रिटर्न इन फॉर्म 11 विद आरओसी विद इन 30 डेज, जबकि ऐसा नहीं है। एलएलपी को 60 डेज में एक रिटर्न फाइल करनी रहती है। ये हमने पढ़ा था चैप्टर 9 में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज में। ठीक है जी। एनुअल रिटर्न विल बी अवेलेबल फॉर पब्लिक इंस्पेक्शन, ये बात सही है। एंड पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब फी पे कोई भी उसको देख सकता है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तो बस 30 का 60 होने की वजह से ये आंसर इनकरेक्ट हो जाता है। अगर यहाँ पर 60 होता तो ये आंसर करेक्ट होता, लेकिन अभी यहाँ पर 30 है, इसलिए यहाँ पर ये आंसर बनता है आपका। इन केस ऑफ एनी इनटैंजिबल एसेट अगर एक्टिव यूज में नहीं है, ये है आपका चैप्टर 5 का एमसीक्यू। अगर आपके इनटैंजिबल एसेट यूज नहीं कर रहे आप, तो आप क्या करते हो, उसको डिलीट कर देते हो। हमको क्या करना है, डिलीशन देखने की इंटैंजिबल एसेट की, हो गई या रिकॉर्ड की नहीं हो गई। और जब आपने उसको डिलीट कर दिया, तो अब आप उस पर जो अमोर्टाइजेशन चार्ज कर रहे थे, जैसे फिक्स एसेट को हटाते हैं तो अब उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना बंद कर देते हैं। इसी तरह से अब आपने उस पर अमोर्टाइजेशन चार्ज करना बंद कर दिया है, और आपने उस इंटैंजिबल को हटाया तब ही हो जब आपने मैनेजमेंट से अप्रूवल ले ली हो। तो इसका डी आंसर सटीक बैठता है। ठीक है जी। फिर है मैनेजमेंट ऑफ ईसीएक्स सिस्टम लिमिटेड acknowledgement that going concern assumption will not be suitable while preparing financial statements and inform the auditor that the fact of unnecessary uncertainty relating to going concern would be suitably be disclosed in the notes to accounts। कह रहा है कि मैनेजमेंट ने कहा है, अक्नॉलेज किया है कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन सूटेबल नहीं है, और इसलिए उसने इन्फॉर्म किया ऑडिटर को कि भैया अनसर्टेनिटी आ सकती है रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न वुड बी सूटेबली डिस्क्लोज्ड इन दी नोट्स टू अकाउंट्स, कि हमने गोइंग कंसर्न से अनसर्टेनिटी सूटेबली डिस्क्लोज कर दी है। हाउ शुड द ऑडिटर एड्रेस दिस वाइल प्रिपेयरिंग इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। देखो जी, वैसे तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अगर गोइंग कंसर्न बेसिस अप्रोप्रिएट नहीं है तो हम लिक्विडेशन बेसिस पे अकाउंट्स बनाते हैं। ठीक है जी। लिक्विडेशन बेसिस पे अकाउंट्स बनाते हैं और ऑडिटर को वो देखना होता है। लेकिन ये क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ी है कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, इनने गलत लिख रखा है। होना ये चाहिए था, हम अपनी किताब में ऐसे में ये पढ़ते हैं कि भैया अगर गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट है लेकिन मटीरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, तो हम मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न में एक अलग पैराग्राफ बनाते हैं, MURG, मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न पैरा, उसमें इसको एड्रेस करते हैं। तो क्वेश्चन अप्रोप्रिएट ये बनता था कि गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट है लेकिन एक मटीरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, तो हम कैसे एड्रेस करेंगे, तो हम ऐसे एड्रेस करेंगे। अब ये क्वेश्चन गलत है, लेकिन यही है, आईसीआई ने यही कर रखा है जो है। ठीक है, मैंने आपको इसका करेक्ट आंसर बता दिया। केस सिनेरियो 1, पीकेएच एंड एसोसिएट्स वाला केस सिनेरियो है। एक बारी पढ़ के देखते हैं कि आंसर्स क्या है इसके, क्वेश्चंस क्या है इसके। ठीक है जी। केस सिनेरियो पूरा नहीं पढ़ाऊंगा, फिर टाइम लग जाएगा, आपका कल पेपर है। क्वेश्चन 4, विच ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स performed before finalizing the audit report by Rahul is not as per SC 560। SC 560 किसका था, subsequent event का था। तो ये देखना जरा, subsequent event कौन से event होते हैं, that occur after the balance sheet date। उसने क्या करा, उसने subsequent events की अंडरस्टैंडिंग ली,
पूछा मैनेजमेंट से कि मैनेजमेंट क्या करती है, सब्सीक्वेंट इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीड करी, यानी कि 31 मार्च के बाद जो भी क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आती हैं वो रीड करी, और मिनट्स ऑफ मीटिंग रीड करे अप टू द डेट ऑफ 31/3/2024। तो अप टू यानी कि 31 मार्च तक के रीड करे, तो उससे उसको सब्सीक्वेंट इवेंट का कुछ पता नहीं चलेगा। तो इसलिए यहाँ पे प्रोसीजर 4 जो है वो सही नहीं है, नॉट राइट एज पर ऐसे 560। Which of the following would not form part of explanation given by CAP to Rahul? क्या क्या पार्ट नहीं बनेगा एक्सप्लेनेशन जब उसने दी। देखो जी, ये वाला टॉपिक कहाँ से आया, ये वाला टॉपिक मैंने तुमको याद भी करा रखा था कि भैया कब कब आपको अपनी टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट को रिवाइज करना रहता है। ओनर चेंज हो, एंटिटी चेंज हो, अग्रीमेंट चेंज हो जाए, मैनेजमेंट चेंज हो जाए, अंडरस्टैंडिंग चेंज हो जाए, AFRF चेंज हो जाए, रेगुलेशन चेंज हो जाए, रिपोर्ट चेंज हो जाए। मैंने आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताई थी कि भैया एक होता है ओनर, उसकी होती है एंटिटी, वो ऑडिटर को बुलाता है, ऑडिटर जाके मैनेजमेंट को समझाता है कि हम इस FRF के हिसाब से और इस रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से ऑडिट करेंगे, ऑडिट करके रिपोर्ट दे देता है। और अगर इनमें से कुछ भी चेंज हो तो आपको बताना पड़ता है, एंगेजमेंट लेटर दोबारा देना पड़ता है। ठीक है जी, तो क्या चीज पार्ट नहीं बनेगा, एंटिटी का बिजनेस चेंज हो गया, एंटिटी चेंज हो गया, एंटिटी का बिजनेस चेंज हो गया, वो हो जाएगा। सीनियर मैनेजमेंट चेंज होगी, सीनियर मैनेजमेंट चेंज होगी तो बन जाएगा। लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट चेंज होगी तो बन जाएगा लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। ठीक है जी, यहाँ पर रिप्लेसमेंट वाला कुछ नहीं है, तो इसलिए ये आंसर इसका करेक्ट बनता है। ठीक है जी, विच ऑफ द स्टेटमेंट इंक्लूडेड बाय राहुल इन रिवाइज्ड ड्राफ्ट एंगेजमेंट लेटर इज इनकरेक्ट। रिवाइज्ड एंगेजमेंट लेटर में क्या नहीं आना चाहिए था, लाओ उसने क्या क्या स्टेटमेंट पढ़ी एक बार देख लेते हैं, क्या क्या स्टेटमेंट दी। राहुल इमीडिएटली ड्राफ्टेड अ रिवाइज्ड एंगेजमेंट लेटर फॉर दिस ईयर, और स्कोप ऑफ ऑडिट उसने बता दिया। उसने क्या क्या बताया, हमें चाहिए रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, प्रॉपर डिस्क्लोजर एंड कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स। ये तीनों पॉइंट है स्कोप ऑफ ऑडिट के, स्कोप ऑफ ऑडिट में क्या क्या आता है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पहली बात तो ऑडिटर की जिम्मेदारी होती ही नहीं प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ये उसमें नहीं आएगा, इसलिए आपका सी आंसर करेक्ट हो जाता है, इसीलिए आपका सी आंसर करेक्ट हो जाता है। ठीक है जी, मतलब इनकरेक्ट होती है स्टेटमेंट, तो यहाँ पर सी आंसर सटीक बैठेगा। हाउ विल यू कैटेगराइज द इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 इन रिलेशन टू द एक्सट्रैक्ट फाउंड। ये जो एक्सट्रैक्ट है, ये जो एक्सट्रैक्ट है, ये जो एक्सट्रैक्ट है, वाउच फ्यू एक्सपेंसेस, ट्रेस दीज इनवॉइसेस, वेरीफाई फ्यू इनवॉइसेस, ये आप कहाँ डालोगे। तो बहुत सारे बच्चों को और बहुत सारे टीचर्स को भी इसमें कन्फ्यूजन थी, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कहाँ है। ये है आपके ऑडिट प्रोग्राम में, ये है आपके ऑडिट प्रोग्राम में, कहाँ गया, एक सेकेंड रुको मैं अभी आपको दिखाता हूँ। मैंने आपके लिए पेज खोल के रखा तो था, ओहो, आपके ऑडिट प्रोग्राम में है ये। ऑडिट प्रोग्राम के नीचे टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 5 के नीचे एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट है, एग्जाम्पल दिया हुआ है। अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं, एक मिनट रुको, लाओ दिखाई देता हूँ मैं तुम्हें ना। इंटरमीडिएट इंग्लिश मीडियम पेपर 5, पेपर 5 मॉड्यूल 1 ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट प्रोग्राम आ गया। अभी ऑडिट प्रोग्राम खत्म होएगा, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग आएगा। ये देखो, ये रहा, ये रहा। वाउच फ्यू सेल्स इनवॉइसेस कॉपीज अवेलेबल इन द रिकॉर्ड, वाउच फ्यू एक्सपेंसेस इनवॉइसेस अवेलेबल इन द रिकॉर्ड। ठीक है जी, ट्रेस दोज इनवॉइसेस इनटू अकाउंट्स बुक्स ऑफ कंसर्न, ट्रेस दोज इनवॉइसेस इनटू अकाउंट्स बुक्स ऑफ कंसर्न, वेरीफाई फ्यू इनवॉइसेस, वेरीफाई फ्यू इनवॉइसेस विद जनरेटेड ऑन ईवेबल पोर्टल विद GST डेटा ऑफ द कंसर्न। तो ये आपका ऑडिट प्रोग्राम के अंदर आता है, तो आपका आंसर क्या ठीक हो जाएगा, ऑडिट प्रोग्राम। ठीक है जी, 7th का। फिर है केस सिनेरियो 2, CAF वाला, CAF वाला। तो इसमें दो तीन चीजें पूछी गई हैं, लो मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। CAF ने परफॉर्म किया विच ऑफ द फॉलोइंग एनालिटिकल प्रोसीजर टू ऑब्टेन एविडेंस विद रिस्पेक्ट टू ओवरऑल रीजनेबलनेस ऑफ परचेज क्वांटिटी एंड परचेज प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल। कौन सा प्रोसीजर परफॉर्म किया, देखो, he decided to perform analytical procedure as to overall reasonableness of purchase quantity and price। इसके लिए उसने क्या किया, रॉ मटेरियल कंज्यूम की स्क्रूटनी की एज पर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, और उसको पिछले साल के साथ कंपेयर कर लिया। तो अगर आप मेरी किताब में आओ, हमारी किताब, ये मेरी किताब है,
आईसीआई की किताब में भी चैप्टर 5 में ये कंजम्पशन एनालिसिस है, स्क्रूटनाइज रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड एज पर द मैन्युफैक्चरिंग एंड कंपेयर द सेम विद प्रीवियस ईयर के क्लोजिंग स्टॉक के साथ। ठीक है जी, तो इसीलिए यहाँ पर आपका कंजम्पशन एनालिसिस आ जाएगा। फिर है टारगेट। टारगेट क्या था? एक सिस्टम था इंटरनल कंट्रोल का। कहाँ है टारगेट? देखो, एंटिटी हैज आइडेंटिफाइड वेरियस कंट्रोल्स टू मिटिगेट द रिस्क। उन्होंने एक सिस्टम लगाया नेम्ड टारगेट, जो प्रोडक्शन सिस्टम को देखेगा कि प्रोडक्शन सिस्टम मीट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव। तो ये आ जाएगा आपके डेटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशन में। ये पार्ट है जनरल आईटी कंट्रोल्स का। ठीक है जी। Which of the following procedures performed by CAF is suitable for satisfaction of concern regarding borrowing? कौन सी चीज, कौन से प्रोसीजर, कौन से प्रोसीजर कहाँ गया? एक सेकेंड ना। CAF के लिए सेटिस्फैक्शन करने के लिए, बोरोइंग के लिए, बोरोइंग के बारे में तसल्ली लेने के लिए क्या प्रोसीजर सेटिस्फैक्शन के लिए सबसे सही है? CAF wanted to ensure that all borrowing on the balance sheet represent a valid claim by banks and other third party. इसलिए उसने ये प्रोसीजर परफॉर्म किए। तो वो देखेगा कि भैया बोर्ड मिनट से अप्रूवल हुआ था कि नहीं हुआ था नए लेंडिंग एग्रीमेंट्स का। अगर हुआ था तो यानी कि ये वैलिड बैंक क्लेम्स है बाय बैंक्स और ईदर बाय थर्ड पार्टी। ठीक है जी। तो प्रोसीजर 3 आपका यहाँ पर सटीक बैठेगा। CAZ ने जो भी CAF को सजेस्ट किया, क्या वो सब सही है? लो देख लें क्या क्या इसने सजेस्ट किया। एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के बारे में कैसे कैसे ढूंढेगा। तो अगर मैं आपको अपनी किताब में लेके चलूँ तो मैंने आपको एक छोटी कहानी सुनाई थी कि भैया एक लड़की थी, उसकी मम्मी ने उसको किसी के साथ देखा, फिर डाटा, फिर क्या क्या चेक किया। तो उसमें मैंने आपको ये सारी चीजें पढ़ाई थी। चैप्टर नंबर कौन सा है? चैप्टर नंबर है फोर्थ में है, इससे 550 रिलेटेड पार्टी। तो इनकम टैक्स रिटर्न देखेगा, रेगुलेटरी अथॉरिटी वाली चीजें देखेगा, इनकम टैक्स रिटर्न देखेगा, रेगुलेटरी अथॉरिटी देखेगा, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज भी वो देख सकता है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज भी वो देख सकता है। लेकिन कहीं भी इन्वेंटरी रिकॉर्ड से नहीं पता चलेगा कि रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन की है कि नहीं की। तो ये सजेशन 3 इनकरेक्ट आ जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आती है? ठीक है जी। और थर्ड आंसर आपका सटीक बैठेगा। फिर है GNH एंड कंपनी। इनको मैं जरा हटा दूं। GNH एंड कंपनी ये बैंक वाला था और ये भी कमाल का था, बढ़िया था, इजी था वैसे तो। मैं आपको सारी चीज़ें लॉजिक के साथ, पिक्चर्स के साथ समझाता हूँ, इसलिए अ लॉट ऑफ चीज़ें इजी हो ही जाती हैं। बाकी बच्चों के लिए मुझे पता नहीं कैसा था, पर कल बच्चों ने मुझे मैसेज किया कि सर पेपर इजी था, मुझे तो सही लगा, बच्चों को डिफिकल्ट लगा। तो गुड, आपको सही लगा, वेरी वेरी नाइस। आप अपने अगले पेपर पे ध्यान दीजिए। ठीक है जी। Whether correct classification and provisioning norms have been applied in account of precision engineering। लो देख ले, प्रिसीजन इंजीनियरिंग यही रहा। प्रिसीजन इंजीनियरिंग ने एक 300 लाख की यानी कि 3 करोड़ की कैश क्रेडिट लिमिट ली और उसका बैलेंस आउटस्टैंडिंग पड़ा है 308 लाख। ठीक है। अब कुछ कुछ हुआ और उस सिक्योरिटी की वैल्यू रह गई सिर्फ 25 लाख। कितने से कितने ज्यादा परसेंट गिर गई? 308 लाख से 25 लाख की वैल्यू उसकी रह गई। तो मैंने आपको जब बैंकिंग का चैप्टर पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था कि घर की वैल्यू आपने सिक्योरिटी जमा करी और सिक्योरिटी वैल्यू अगर 10% से कम रह गई तो आप उसको लॉस एसेट के लिए क्लासिफाई कर दोगे, सीधा सीधा। ठीक है जी। तो सेम यही केस है, यहाँ पर आप उसको लॉस एसेट क्लासिफाई कर दोगे और सारा प्रोविजन बना दोगे 100% प्रोविजन आप बना दोगे लॉस एसेट के केस में। ठीक है जी। फिर एक्स लिमिटेड ने जो क्लासिफिकेशन करी है वो करेक्ट है कि नहीं? एक्स लिमिटेड ने जो क्लासिफिकेशन करी है वो करेक्ट है कि नहीं है? कंजोर्टियम वाला मैंने आपको पढ़ाया था कि ये देखो, ये रहा कंजोर्टियम वाला, कि भैया एक बैंक को पैसा मिल रहा है और ये बाकियों को नहीं दे रहा है। अगर ये बाकियों को नहीं दे रहा है तो बाकी बैंक इसको अगर पैसा नहीं मिला तो ये इसको एनपीए में डालेगा, क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन द रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी। जिसको पैसा नहीं मिला वो डालेगा। तो इसमें इसमें ओवर द पास्ट 2 क्वार्टर्स इंटरेस्ट 1.75 करोड़ मिलना चाहिए था, लेकिन आया कितना है? 1.25 करोड़। डिस्पाइट दिस द अकाउंट हैज बीन क्लासिफाइड एज परफॉर्मिंग बेस्ड ऑन द सर्टिफिकेट फ्रॉम लीड बैंक। तो ये गलत बात है, क्योंकि आपका अकाउंट आउट ऑफ ऑर्डर चल रहा है, आउट ऑफ ऑर्डर चल रहा है ना? आपका अकाउंट चल रहा है आउट ऑफ ऑर्डर। मैंने आपको ये भी दिखाया था आउट ऑफ ऑर्डर कब होता है। ये देखो, ये रहा, जब क्रेडिट या तो हो ही नहीं, और हो तो इतने भी इनफ नहीं है कि वो इंटरेस्ट भी कवर कर पाए। 5 लाख और 2 लाख वाला मैंने आपको एग्जाम्पल सिखाया था। ठीक है जी। तो यहाँ पर आपका
बन जाएगा आंसर डी सटीक बैठेगा। उसके बाद इन द बैंक्स डिसीजन कि वो एनपीए नहीं अप्लाई करेगा फॉर द इनकम रिकॉग्निशन नॉर्म्स फॉर एसजे लिमिटेड। लो एसजे लिमिटेड एक बार चल के देखते हैं। एसजे लिमिटेड ये रहा, कह रहा है कि एसेट क्लासिफिकेशन ऑफ एसजे लिमिटेड, उसके अकाउंट में कोई भी 18 महीने से रिकवरी नहीं आई तो ये एनपीए आ जाएगा। और बैंक हैज अप्लाइड नॉट एनपीए, ना ही इनकम के लिए ना ही एसेट क्लासिफिकेशन के लिए। क्यों? क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने गारंटी किया हुआ है। तो मैंने आपको बताया था कि मोदी जी चाहे कितने भी सिग्मा मेल हो, उनका हाथ अगर सर पे हो तो आप उसको एसेट क्लासिफिकेशन के लिए तो एनपीए नहीं मानोगे जब तक आपने गारंटी इन्वोक नहीं करी, लेकिन इनकम रिकॉग्निशन पर्पस के लिए आप उसको एनपीए मानोगे। बात समझ में आती है? तो यहाँ पर जो आपका आंसर सटीक बैठेगा कि बैंक एनपीए नॉर्म्स नहीं लगा रहा फॉर प्रोविजनिंग पर्पसेस, ये ठीक है। एसेट क्लासिफिकेशन नहीं कर रहा, लॉस में नहीं डाल रहा, एनपीए में नहीं डाल रहा और प्रोविजन नहीं बना रहा, लेकिन दिस एग्जाम्पशन इज नॉट अवेलेबल फॉर इनकम रिकॉग्निशन पर्पसेस। इनकम तो आप रिकॉग्नाइज नहीं ही कर सकते। एंड लास्ट में एबीसी ने अपना वेयरहाउस एज सिक्योरिटी दिया, एचएफसी बैंक ने उस पर चार्ज क्रिएट किया। ये कौन सी सिक्योरिटी है? तो मैंने आपको बताया था कि जब भी सिक्योरिटी यानी कि फिजिकल ऐसी चीज, घर जैसी चीज आप लेते हो, सिक्योरिटी जमा कराते हो, तो वो मोर्टगेज कहलाई जाती है। जब वो मोर्टगेज कहलाई जाती है तो हम ये बोलेंगे कि सिक्योरिटी क्रिएटेड इज मोर्टगेज। क्या बैंक को स्टॉक देखने की जरूरत है, चेक कराने की जरूरत है? तो इसने बोला यहाँ पर, इसने कहा क्या बोला, 5 करोड़ से नीचे देखो 4.5 करोड़ की कैश क्रेडिट लिमिट दिया। अगर 5 करोड़ की हो जाती तो मैंडेटरली इसको जमा कराना पड़ता। ठीक है जी। तो इसलिए अभी क्योंकि 5 करोड़ से कम है तो इसको मैंडेटरली नहीं कराना पड़ेगा। देखो जी, 15 मिनट में 16 मिनट में हमने सारे आंसर्स आपके डिस्कस कर लिए विद ए टू जेड, आपको प्रूफ दिखा दिए, बुक में दिखा दिया। और अब मेरे हिसाब से आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। ठीक है जी। आई होप कि आपका अगला पेपर बहुत अच्छा जाए और आप सब बच्चे ऑडिट में एकदम बढ़िया बढ़िया नंबर लेके आए।